बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना वलीउल्लाह सादकी और आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आज हाजिर हुआ हूं। व्यूअर्स, आज की जो ये हमारी वीडियो है ये 9th क्लास का जो यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये उससे रिलेटेड जो है वो आज 5वां लेक्चर है, ये 5वीं वीडियो है। तो व्यूअर्स, एज यूजुअल हम आपके सामने रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रांसलेशन और बहुत सी चीज़ों को साथ साथ हम जो है देखेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स और टेंसेस वगैरह को, और जो भी इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ नंबर 6 है, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज अमंग्स्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। She was a daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu and the stepsister of Hazrat Aisha Siddiqa Raziyallahu Ta'ala Anha. She was the wife of Hazrat Zubair bin al-Awam and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallahu Ta'ala Anhu. She died at the ripe old age of about 100 years. Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallahu Ta'ala Anhu used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anha and his mother. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. तो व्यूअर्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 6 जिसकी मैंने आपके सामने रीडिंग रखी है। अब हम देखते हैं इसको ट्रांसलेशन को। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज, अब वाज सिंपल मीनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे सेंटेंसेस में था, थी, थे आ जाए। तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज थी अमंग्स्ट द अर्ली फ्यू। अर्ली फ्यू का मतलब है कि उन इब्तदाई चंद लोगों में से थी, अमंग्स्ट का मतलब है में से थी। Who accepted इस्लाम, के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन इब्तदाई चंद लोगों में से थी कि who accepted इस्लाम, के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। She was, आप थी the daughter of हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादी या दुख्तर या बेटी थी। तो बेहतर है कि आप इस वर्ड्स इस्तेमाल करें, दुख्तर या साहबजादी के। एंड द स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और आप हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुतेली बहन थी। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुख्तर और हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुतेली बहन थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, आप हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की जोजा थी, बीवी थी। एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा थी। आप हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की जोजा और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा मोहतरमा थी। तो इसमें अभी तक देखिए वाज का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आपको बताया कि वाज का सिंपल इस्तेमाल हम करते हैं कि जब हमारे उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में था, थी, थे आ रहा हो, यानी पास्ट की हम बात कर रहे होते हैं। शी डाइड, अब आप देखेंगे हमने पास्ट इंडेफिनिट को बहुत सी वीडियोस में हमने जो है डिस्कस किया है। ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि आप देखिए शी डाइड में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये डाइड जो है इसको हम सेकंड फॉर्म कंसीडर करेंगे, और सेकंड फॉर्म सिर्फ आती है पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में। और हमने डिस्कस किया हुआ कई मरतबा कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम उसमें उसके उर्दू फिक्रों के आखिर में नॉर्मली लेकर आएंगे अलिफ छोटी है बड़ी है, या कुछ फिक्रे ऐसी भी होते हैं जिसमें आता है ता था, ती थी, ते थे। शी डाइड, आप वफात पा गई एट द राइप ओल्ड एज, एक बहुत बड़ी उम्र में, ऑफ अबाउट 100 years। मैंने आपको पहले बताया कि लफ्ज है यर, ईयर नहीं पढ़ना, यर, या साउंड इसको देनी है आपने। तो आपने तकरीबन 100 साल की एक पुख्ता उम्र या एक बड़ी उम्र में वफात पाई। अब देखिए वफात पाई तो छोटी है आ गई, तो अलिफ छोटी है बड़ी है पास्ट इंडेफिनिट के उर्दू फिक्रों के आखिर में आएगा।
हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूज्ड टू से कहा करते थे। अब व्यूअर्स, इससे जो पिछला लेक्चर था, जो इसी चैप्टर का फोर्थ जो लेक्चर था, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया था कि यूज्ड टू क्या चीज़ है, और इसका मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और यूज्ड टू मैंने आपको बड़ी जो है डिटेल में डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता चल जाएगा कि यूज्ड टू हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आपको सिर्फ इतना बता दूंगा, यूज टू का मतलब है कि हम ऐसे फिक्रे में इस्तेमाल करते हैं जिसमें इस तरह के अल्फाज आते हैं, किया करता था, जाया करता था, पहना करते थे, बैठा करते थे। इस तरह के जब फिक्रे आएंगे तो हम फिर यूज टू इस्तेमाल करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूज्ड टू से कहा करते थे दैट ही हैड नॉट सीन, कि उन्होंने नहीं देखा है, एनीबॉडी मोर जेनरस, किसी भी शख्स को मोर जेनरस, ज्यादा सखी या ज्यादा फयाज नहीं देखा है, एंड ओपन हार्टेड, और उन्होंने खुले दिल वाला नहीं देखा है, किसी को भी इतना ज्यादा जो है वो सखी या खुले दिल वाला नहीं देखा है, देन हिज आंट हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अपनी खाला हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर, एंड हिज मदर, और अपनी वालदा से बढ़कर। यानी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी वालदा से बढ़कर किसी को भी जो है वो मोर जेनरस, ज्यादा सखी या ज्यादा फयाज, एंड ओपन हार्टेड, और खुले दिल वाला नहीं देखा है। अब व्यूअर्स, इसमें जो ये आया चीज कि डैट ही हैड नॉट सीन, तो आप ये देख रहे हैं कि ये तो हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उसके आखिर में कुछ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थी, थे, या फिर जो है चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन मैंने इसका तर्जुमा किया कि नहीं देखा है। तो व्यूअर्स, सेम यही चीज जो है, इस पॉइंट को मैंने इससे पिछली वीडियो में जो इस लेक्चर 4 था उसमें बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि जब पास्ट आ जाए तो पास्ट के बाद पास्ट ही आता है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम पास्ट के बाद प्रेजेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ हैज जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आना हैज ही था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना था, जिसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है वो चेंज किया है, लेकिन तर्जुमा इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया जाएगा। डिटेल में इस पॉइंट को सीखने के लिए आप लेक्चर 4 जो है, इसी यूनिट का लेक्चर 4 वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन किस्म का एक पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस पर बहुत से लोग जो है गलती करते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखें जी। तो अब इसकी ट्रांसलेशन आपके सामने आ गई कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी वालदा मोहतरमा से बढ़कर किसी को भी जो है ज्यादा सखी और खुले दिल वाला नहीं देखा है। लेकिन आज मैं आपको एक नया पॉइंट आपको समझाऊंगा जो मैंने इससे पहले शायद किसी वीडियो में नहीं बताया। जी व्यूअर्स, ये जो आया मोर जेनरस, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इससे पहले किसी वीडियो में नहीं डिस्कस किया, तो आज मैं उसको डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ। तो आप इसको बड़े गौर से इसको समझें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो हमारा पॉइंट है कंपैरेटिव डिग्री। यानी हम डिस्कस करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। तो अब आपके सामने मैं इसकी रख रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन्स, थिंग्स, प्लेसेस एटसेट्रा। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है? तो कंपैरेटिव डिग्री है कि वो डिग्री के जिसमें वी कंपेयर टू पर्सन्स, टू थिंग्स, टू प्लेसेस एटसेट्रा, कि जब आप दो चीजों के दरमियान कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, दो लोगों के दरमियान कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, दो कंट्रीज के दरमियान कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अब आपको व्यूअर्स ये पता होना चाहिए कि डिग्रीज जो होती हैं वो एडजेक्टिव्स जो है उनकी होती हैं। तो एडजेक्टिव्स जो हैं उनकी 3 डिग्रीज हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री जो थी, जो इसको हम आमतौर पर 3rd डिग्री कहते हैं, उसको भी मैंने 2-3 वीडियोस में आपको बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव जो है उसकी कंपैरेटिव डिग्री की। तो जो आपके सामने रख दिया कि जब आप दो चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। We normally make comparative degree adjectives by putting er। तो नॉर्मली हम क्या फिर करते हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव है हम उसके आखिर में आमतौर पर हम er ऐड कर देते हैं, तो वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है।
विद द एडजेक्टिव, यानी कि जो एडजेक्टिव है उसके साथ आपने ईआर जब लगा दिया तो आपकी वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। या दूसरा तरीका है कि और मोर बिफोर एडजेक्टिव्स, या जो एडजेक्टिव्स हैं आपके कुछ ऐसे होते हैं जिनसे पहले आप मोर लगा देते हैं। यानी ये नहीं है कि हर एडजेक्टिव के साथ आप ईआर लगाते जाएंगे, बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कि जिनके साथ आप ईआर लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री में जो है वो चेंज हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे आपके एडजेक्टिव्स हैं कि जिनसे पहले आप मोर का लफ्ज लगा देते हैं तो वो आपके कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स में चेंज हो जाते हैं। बहरहाल कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम ना ईआर लगाते हैं और ना ही हम मोर लगाते हैं, तो वो भी लिस्ट इंशाल्लाह ताला कभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अब हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं वो मैंने आपके सामने रखा, और इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द वर्ड देन इज मोस्टली यूज्ड इन द सेंटेंसेस हैविंग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। चूंकि मैंने आपसे कहा कि हम जब कंपैरिजन करेंगे तो वो दो चीजों, दो लोगों वगैरह के साथ होगा, तो अब उस कंपैरिजन को करते हुए हम देन जो है वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, यानी हम देन का ये वर्ड इस्तेमाल करके कंपैरिजन करते हैं। और फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे रिलेटेड कि वी यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर देन। जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के दरमियान और फिर आप उस दरमियान में देन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप कोई प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये आपके मेन जो है 7 प्रोनाउंस हैं। तो आप जब इनको लेकर आना चाह रहे हैं तो आपने इनका सब्जेक्टिव केस लगाना है। अब सब्जेक्टिव केस क्या है? ये जो मैंने बोले हैं ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे जो है वो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं। तो आपने आई लगाना, मी नहीं लगाना। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, लोग दैन के बाद मी लगा देते हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस है, वो रॉन्ग हो जाता है। मी नहीं लगाना, आई लगाना है। अगर आप ही का प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो अक्सर लोग देन के बाद हिम लगाते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हिम नहीं लगाएंगे, आप ही लगाएंगे। तो आपने इन वर्ड्स को जो मैं भी दोबारा बोलने लगा हूं, वो उनको आपने जो है वो देन के बाद इस्तेमाल करना है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अक्सर लोग जो है गलती कर जाते हैं। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल में देखें, देयर इज मोर वाटर इन टी दैन मिल्क। आप पानी और दूध जो है उनके दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आप इस सेंटेंस में ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि चाय में दूध या पानी में से किस चीज की मिकदार ज्यादा, तो ये आप कंपैरिजन दो चीजों में कर रहे हैं। तो अब देखिए, आपने कहा कि देयर इज मोर वाटर, यानी वाटर से पहले आपने मोर लगा दिया, तो इससे अंदाजा हो गया कि ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बन रहा है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने देन इस्तेमाल करना है, तो देखिए लिखा हुआ है देन मिल्क। इसी तरीके से ही इज टॉलर देन आई। तो अब आप कहना चाह रहे हैं कि ये बंदा जो है ये मुझसे कद में जो है वो लंबा है। तो अब आप देखिए, टॉल जो है हमारा एडजेक्टिव है, तो हमने उसके साथ ईआर लगा दिया और वो बन गया टॉलर। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने देन यूज किया। अब देन के बाद जो हमने प्रोनाउन लिया वो आई जो है, वो आपको मैंने बताया कि ये सब्जेक्टिव केस में है। तो मैंने आपको बताया कि लोग मी इस्तेमाल कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने मी नहीं करना, आई इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से यू आर मोर हैंडसम देन ही। अब दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है कि उनमें से कौन ज्यादा हैंडसम है। तो अब हैंडसम के साथ ईआर नहीं लगेगा, हैंडसम से पहले आपने मोर लगा के इसको जो है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में तब्दील कर दिया, और उसके बाद आपने देन लगाया, क्योंकि आपने को बताया कि आपने देन लगा के कंपैरिजन करना है। अब जो ही है ये है सब्जेक्टिव केस। तो देखिए, ही लगा है सब्जेक्टिव केस, अगर आप ही को हिम कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और इसी तरीके से ये लास्ट सेंटेंस हमारा कि शी इज क्लेवरर देन यू। तो क्लेवर जो है, शी और यू का कंपैरिजन है, दो लोग हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है और देखना है कि कौन ज्यादा चालाक है, क्लेवर है। तो क्लेवर जो एडजेक्टिव है उसके साथ ईआर लगा के इसको क्लेवरर कर दिया गया है। और फिर हमने देन इस्तेमाल किया कंपैरिजन करने के लिए, और उसके बाद हमने यू जो लिया वो सब्जेक्टिव केस में लिया। वो अलग बात है कि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, लेकिन हमने जो इस वक्त यू लिखा हुआ है वो सब्जेक्टिव केस में है। तो व्यूअर्स, ये है हमारा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको अब हम आगे लेके चलते हैं। तो एक और इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है कि नोट है एक, टू इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स इंस्टेड ऑफ देन। अब कुछ ऐसे वर्ड्स मैं भी आपके सामने रखूंगा कि जब वो वर्ड्स आ जाएंगे और आप कंपैरिजन दो चीजों में कर रहे होंगे तो आपने अब देन इस्तेमाल नहीं करना।
जो कि हम यहाँ इन फिगरों में आप देखिए, चारों फिगरों में हमने देन इस्तेमाल किया। लेकिन अब कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपके सामने रखूंगा, अगर वो आपके सेंटेंस में आ जाएंगे तो आप देन की बजाय टू इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात यह कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर टू। अब ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि अगर हम देन इस्तेमाल करेंगे तो देन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो हम लेंगे सब्जेक्टिव केस में। तो अब हम जो पॉइंट अगला डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास टू आ जाएगा देन की बजाय तो वी यूज ऑब्जेक्टिव केस, तो हमें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई है तो आई सब्जेक्टिव केस है, आई जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, टू के बाद आपने मी लगाना है, आई नहीं लगाना। इसी तरीके से अगर वी है तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है अस, तो टू के बाद आप अस लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, आप वी नहीं लगाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउंस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है मी और मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट। ये 7 जो है ऑब्जेक्टिव केस के आपके प्रोनाउंस हैं। तो आपने टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेना है। ये वर्ड्स हैं सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर। ये वर्ड जब भी कंपैरिजन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, वेन एवर यू यूज दीज वर्ड्स फॉर कंपैरिजन, तो यू विल पुट टू इंस्टेड ऑफ देन। तो आप देन नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। और जैसे ही टू लगा देंगे तो फिर ये जो पॉइंट हमने पढ़ा कि प्रोनाउन का फिर हम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। आप देखते हैं इसकी एग्जांपल, आई एम सुपीरियर टू हिम। सुपीरियर के बाद आप देख रहे हैं देन नहीं इस्तेमाल किया गया, टू इस्तेमाल किया गया, और टू के बाद जो हिम इस्तेमाल किया गया है तो ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहां अगर आप टू के बाद ही लगा देंगे सब्जेक्टिव केस तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टू के बाद आपने हिम लगाना है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। ही इज जूनियर टू मी, वो मुझसे जूनियर है। तो जूनियर के बाद भी देखिए आपने टू लगाया, देन नहीं लगाया, और उसके बाद जो मी लिया है वो आई का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। चूंकि हमने पढ़ा कि हमने यहाँ प्रोनाउन का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस लेना है, तो हमने आई के बजाय जो है वो मी लिया। तो व्यूअर्स ये था हमारा पॉइंट कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स क्या हैं और हम उन्हें जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो अब अगला हमारा सेंटेंस है कि हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज सो जेनरस। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी ज्यादा सखी या फयाज थी, दैट शी सोल्ड, के आपने बेच दिया। अब ये देखिए दैट शी सोल्ड, तो ये मैंने कई दफा आपको बता दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिटन इन इंग्लिश, कि अगर वो इंग्लिश में लिखा होगा तो कैसे हम उसको जज करेंगे। तो देखें शी सोल्ड पॉजिटिव सेंटेंस, नो हेल्पिंग वर्ब, और सोल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शी सोल्ड आपने बेच दिया हर इनहेरिटेड गार्डन। इनहेरिटेड कहते हैं कि वो चीज जो आपको विरसे में मिलती है, तरके में मिलती है, तो आपने अपना विरसे में मिला हुआ बाग जो था सोल्ड बेच दिया। एंड गेव अवे ये फ्रेजल वर्ब है, गिव अवे है असल में, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है तकसीम कर देना। एंड गेव अवे ऑल द मनी, और आपने तमाम दौलत जो थी वो तकसीम कर दी। अब व्यूअर्स ये देखिए ऑल आ रहा है, ऑल के बाद नॉर्मली हम दा इस्तेमाल करते हैं, ऑल द मनी, ऑल द मेंबर्स, ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन इसी तरीके से एक होल होता है, WHOLE होल, तो होल जो जब आता है तो हम उससे पहले नॉर्मली दा लगाते हैं, द होल क्लास, द होल टीम जो है, इसी तरीके से द होल गैदरिंग। तो होल WHOLE होल से पहले आप दा लगाएंगे और ऑल के बाद आप जो है वो दा लगाएंगे। तो आपने तमाम रकम तकसीम कर दी टू द पुअर, गरीबों में, तो आपने तमाम रकम गरीबों में तकसीम कर दी, एंड द नीडी, और जो है वो जरूरतमंदों में तकसीम कर दी। ये दा पुअर और दा नीडी जो है ये आपके हैं एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनकी प्लूरल नॉर्मली जो होता है SES वगैरह लगा के नहीं की जाती, आप उससे पहले जो दा लगा देते हैं। ये दा क्या है, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, और आर्टिकल से रिलेटेड भी मैंने पहले किसी वीडियो में बड़ी डिटेल में जो है वो आपको समझाया हुआ है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो दा पुअर, तो दा पुअर जब कर दिया, दा डेफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया, तो ये आपका जो है वो बन गया, ये प्लूरल में चला गया। इसी तरीके से नीडी को प्लूरल करने के लिए कोई SES नहीं लगाएंगे, दा नीडी जो कर दिया, ये डेफिनेट आर्टिकल जो लगा दिया, तो ये आपका प्लूरल बन गया। तो आपने तमाम रकम
गरीबों और हाजतमंदों या जरूरतमंदों में तकसीम कर दी। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इतनी ज्यादा सखी या फयाज थी कि आपने अपना विरसे में मिला हुआ बाग जो है वो बेच दिया और तमाम रकम गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम कर दी। नो बॉडी, कोई भी शख्स नहीं एवर कभी भी रिटर्न वापस आया एम्प्टी हैंडेड। एम्प्टी हैंडेड का मतलब होता है खाली हाथ। तो अब व्यूअर्स, एक मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि जब दो वर्ड्स को आप आपस में जोड़ते हैं तो यू यूज हाइफन। छोटी सी लाइन जो ये हाइफन है, जबकि इससे जो बड़ी लाइन है उसको हम डैश कहते हैं। वो आमतौर पर सेंटेंसेस को हम लिंक करने के लिए आपस में या उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हाइफन जो है वो ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इससे रिलेटेड भी मैंने डिटेल में एक लेक्चर दिया हुआ है। Nobody ever returned empty-handed from her doorstep। तो कोई भी शख्स आपके घर की दहलीज, डोर स्टेप कहते हैं घर की दहलीज, तो कोई भी शख्स आपके घर की दहलीज से एवर कभी भी नहीं जो है वो खाली हाथ लौटा था। तो ये था व्यूअर्स हमारा पैराग्राफ नंबर 6। और अब जो पैराग्राफ नंबर 7 है वो बहुत छोटा सा है, उसकी भी मैं रीडिंग करता हूँ आपके सामने और उसको भी हम डिस्कस करते हैं। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, generosity and wisdom. She had resolute faith in Allah Almighty. Her life would always be a beacon of light for all of us. जी, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ऑलवेज हमेशा विल बी रिमेंबर्ड याद रखा जाएगा। तो व्यूअर्स ये देखें, विल बी और जो रिमेंबर्ड थर्ड फॉर्म है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। जो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव होता है उसमें विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव में लेके जाते हैं तो उसी विल और शेल के साथ आप बी लगा देते हैं और पैसिव में हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो इसलिए देखिए रिमेंबर्ड आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटेंस चाहे एक्टिव में हो या सेंटेंस पैसिव में हो, उसके उर्दू फिक्रों के आखिर में वही सेम वर्ड्स आते हैं। जैसे यहाँ आएगा गा गी गे, तो विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, तो आपको हमेशा याद रखा जाएगा। तो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड भी मेरे जो है वो इस YouTube चैनल पर 7 जो है उसकी वीडियो 7 लेक्चर्स मौजूद हैं कि जिसमें इन एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का और पैसिव को एक्टिव में चेंज करने का जो है वो पूरा आपको मेथड बताया है, प्रैक्टिस दी है। उन लेक्चर्स को आप जरूर देखें। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमेशा याद रखा जाएगा फॉर हर करेज, अपनी जुर्रत या हिम्मत की वजह से, जेनरसिटी, जेनरसिटी कहते हैं सखावत, तो सखावत की वजह से, एंड विजडम और उनकी जो अक्लमंदी है या दानिशमंदी है उसकी वजह से। अब ये जो करेज, जेनरसिटी और विजडम जो है ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका कोई मादी वजूद नहीं होता। वी कांट सी देम, वी कांट टच देम। तो आप देखिए करेज है, जेनरसिटी है, विजडम अकल, दानिशमंदी, सच्चाई, खुदगर्जी, दयानतदारी, ईमानदारी, तो इन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते, इनका कोई वजूद नहीं होता। तो दे आर कॉल्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमेशा उनकी जुर्रत और उनकी सखावत, फयाजी और दानिशमंदी की वजह से याद रखा जाएगा। She had resolute faith. Viewers, had के साथ जब वर्ब आता है थर्ड फॉर्म आती है, जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस भी किया, या अगर मैं आपके सामने दोबारा रखता हूँ तो ये देखिए यहाँ आप देखें ये जो आया he had not seen, had के साथ seen की थर्ड फॉर्म आ गई तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। लेकिन यहाँ had जो आया वो विदाउट जो है वो वर्ब आया, तो जब had विदाउट वर्ब आता है तो हम ये यूज करते हैं पास्ट में टू शो सम रिलेशन और पोजेशन, कि वो ये चीज रखता था या उसके पास ये चीज थी या वो ये चीज नहीं रखता था, उसके अंदर हौसला नहीं था, तो हम इस्तेमाल करेंगे कि ही हैड जो है वो नो करेज। या इस तरीके से अगर हम कहेंगे कि वो जो है मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता था तो हम कहेंगे कि ही हैड नॉट एनी रिलेशन विद मी। तो हम पास्ट में रिलेशन या पोजेशन को शो करने के लिए हैड इस्तेमाल करते हैं। तो शी हैड आप रखती थी या आपके अंदर था, क्या था, रेजोल्यूट फेथ, एक पुख्ता ईमान रखती थी आप। तो रेजोल्यूट फेथ का मतलब है पुख्ता ईमान, फेथ कहते हैं ईमान को, रेजोल्यूट कहते हैं पुख्ता। तो आप पुख्ता ईमान रखती थी इन अल्लाह अलमाइटी, खुदाए बुजुर्गो बरतर पर।
आप खुदाए बुजुर्गों बरतर पर पुख्ता ईमान रखती थी। अब व्यूअर्स इसमें एक चीज देखें, आप देख रहे हैं फेथ के साथ इन है, लेकिन जब मैं तर्जुमा कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि आप खुदाए बुजुर्गों बरतर पर पुख्ता ईमान रखती थी। यहाँ भी स्टूडेंट्स जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं जब वो समझते हैं कि जी पर आ रहा है तो इस यहाँ ऑन आना चाहिए। तो एक तो ये ज़हन में रख लें कि प्रेपोजिशन जो है वो उनके यूज में जो है वो मीनिंग नहीं है सच इतना जो है काउंट करते कि आप मीनिंग बना लें कि इस प्रेपोजिशन का ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तो ऐसा आपने नहीं करना। वी कैन लर्न देम बाय प्रैक्टिस, हम इनको प्रैक्टिस से जो है लर्न कर सकते हैं। तो मैं भी जल्दी इंशाल्लाह ताला प्रेपोजिशन से रिलेटेड भी जो है वो वीडियोस लेकर आऊँगा। लेकिन आप एक चीज़ इनमें रख लें कि आपने प्रेपोजिशंस को मीनिंग के से याद नहीं करना, समझना नहीं है। आज आप ज़हन में रख लें कि फेथ के साथ इन आएगा, इतना ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट इन अल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखो। तो वहां भी देखिए पर आ रहा है लेकिन हम ट्रस्ट इन यूज करेंगे। या बिलीफ आता है तो बिलीफ के साथ भी इन है, बिलीफ इन अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखो। तो ये बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ, कॉन्फिडेंस, इन सब के साथ आपने इनका प्रेपोजिशन यूज करना है। क्योंकि जब आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो वो पर का लफ्ज आ रहा होगा तो आप कहीं इस अंदाज से कर लें और आप वो फिर ऑन लगा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। She had resolute faith in Allah Almighty. आप खुदाए बुजुर्गों बरतर पर पुख्ता ईमान रखती थी। Her life would always be a beacon of light. तो आपकी जिंदगी जो है वो हमेशा नूर की एक किरण होगी। बीकन कहते हैं किरण को, और लाइट का मतलब है नूर। और वुड भी जैसे विल भी है, और वुड भी सेम मीनिंग में मैंने आपको वुड का भी एक दफा इस्तेमाल किसी अपने वीडियो में किया हुआ था, बताया था, समझाया था। आप पिछली वीडियोस को जरूर देखें तो आप बहुत कुछ जो है पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सीखेंगे। तो वुड भी सेम इसी मीनिंग में इस्तेमाल होता है, गा गी गे। तो होगा के मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे वुड को। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी, आपकी जिंदगी होगी, और क्या होगी, वो हमेशा होगी। आप बीकन ऑफ लाइट, वो नूर की एक किरण होगी, और किसके लिए होगी, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। तो आपकी जिंदगी, आपकी हयात मुबारका जो है वो हम सब के लिए हमेशा नूर की एक किरण होगी। तो ये वुड बी का मतलब है होगी। आई वुड बी देयर, तो मैं वहां हूँगा। और या इसी तरीके से जो है दे वुड बी एट होम, वो घर पर होंगे। तो हम ये विल बी, शैल बी, वुड बी तकरीबन सेम मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आपने देखा कि हमने 2 पैराग्राफ को पढ़ा है और उसमें हमें अपने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत से पॉइंट्स जो है वो मिले हैं। खासतौर पर हमने कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया है, बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने जो है वो डिस्कस किया है। यूज टू के बारे में मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से आपने देखा कि वाज का इस्तेमाल कि कहाँ किया जाता है, वाज इस्तेमाल। और फिर हमने देखा है कि ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ जो है हमने हाइफन को भी डिस्कस किया है। हमने विल बी का इस्तेमाल देखा है, वुड बी का यूज देखा है, हैड का इस्तेमाल देखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने देखा है। तो आप देखेंगे इस लेक्चर में आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो समझाई गई हैं। इस लेक्चर को जो है वो आप दोबारा ज़रूर देखें, ताकि जो चीज़ें अगर कहीं आपसे मिस हो गई हैं या समझ नहीं आई तो इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो व्यूअर्स देखें, ये आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बहुत से अहम और बहुत ही इसेंशियल और इम्पोर्टेंट किस्म के पॉइंट्स जो है हमने डिस्कस किए थे। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को आप क्लिक भी कर दें। और इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।